गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का जो आपका लेक्चर है, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। कल के लेक्चर के बारे में अगर देखेंगे तो हमने हार्मोनल कोऑर्डिनेशन वाला जो पार्ट है उसको खत्म कर दिया था। नर्वस कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन भी स्टार्ट किया था। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है, नर्वस सिस्टम, उसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है दैट इज न्यूरॉन, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को भी हमने देखा था। देन आफ्टर we have studied the divisions of your nervous system: central nervous system, peripheral nervous system, autonomous nervous system, and then we have started with CNS. central nervous system को start किया था और उसका जो first part है, पहला टॉपिक है, that is called meninges। तो meninges के बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो अगला लेक्चर है आपका, अगला पार्ट जो है वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। उससे पहले सब लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाना है, लाइव ज्वाइन हो जाओ सब लोग, so that we can start with the today's lecture. Good morning everyone. So आज का जो आपका लेक्चर है, जैसे मैंने बोला कल हमने स्टार्ट किया था CNS के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसको पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ मेनिंजेस, आउटर कवरिंग्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि आपके सीएनएस के अंदर ये दो पार्ट्स आते हैं। ओके, तो मेनिंजेस के बारे में हमने कल डिटेल में पढ़ा था। आज का जो आपका लेक्चर है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सीएनएस एंड द नेम ऑफ द पार्ट इज ब्रेन। सो व्हाट आई कैन टॉक अबाउट देयर, पहले तो इंट्रोडक्टरी पार्ट कुछ याद रखना इंपॉर्टेंट हमको। ओके, जैसे कि ब्रेन इज हाईली डेवलप्ड, ओके, देन आई कैन से मोस्ट prominent and largest part of CNS। हाईली डेवलप है, प्रोमिनेंट है, और आपके CNS का जो है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है ये आपका ब्रेन है। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज सॉफ्ट एंड समवॉट व्हाइटिश इन कलर। इन द बॉडी ऑफ एन अडल्ट अप्रोक्सीमेटली 1300 to 1500 ग्राम्स इन वेट। आपके ब्रेन का जो एवरेज वेट है ये 1300 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम्स तक हो सकता है। ओके, एंड यू हैव टू रिमेंबर क्रैनियल कैपेसिटी ऑफ योर ब्रेन। आपके ब्रेन की क्या पता होनी चाहिए आपको, क्रैनियल कैपेसिटी, या फिर दिस इज आल्सो द वॉल्यूम ऑफ द ब्रेन। ये आपके ब्रेन का क्या है, वॉल्यूम है। ओके, सो इट इज समथिंग अराउंड ऑन एन एवरेज 1450 सीसी। यहां पे सीसी का मतलब आपको लेना है क्रैनियल कैपेसिटी। वापस एक बार बता देता हूं, ओके, ये आपके ब्रेन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ द ब्रेन इज आल्सो नोन एज क्रैनियल कैपेसिटी। ये कैपेसिटी वर्ड बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। कुछ लोगों को लगता है कैपेसिटी मतलब ये हमारे ब्रेन की स्टोरेज की कैपेसिटी हो सकती है, इसके ऊपर हमारा आईक्यू डिपेंड हो सकता है, हमारा इंटेलिजेंस डिपेंड करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट इंडिकेटिंग द साइज ऑफ योर ब्रेन। ये आपके ब्रेन का सिर्फ और सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहा है, साइज इंडिकेट कर रहा है। ओके, इसका और इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है। इंटेलिजेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, आज ही के लेक्चर में पता चलेगा। जैसे टॉपिक आगे के हम देखेंगे, ये पढ़ने वाले हम, डोंट वरी। लेकिन मैं बोल रहा हूं यहां पे कि ये जो आपका क्रैनियल कैपेसिटी है ये आपके ब्रेन का वॉल्यूम है। ओके, सिर्फ साइज है, और ये होता है अप्रोक्सीमेटली 1450 सीसी। सीसी का मतलब यहां पे लेना है आपको क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, देन brain is going to develop to its full size by the age of 6 years। जब आपका एज कितना हो जाएगा, 6 इयर्स का हो जाएगा, तब ब्रेन उसके फुल साइज तक डेवलप हो जाता है। वापस साइज वाइज हम बात कर रहे हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, कुछ टीवी में हम कमर्शियल्स भी देखते हैं जहां पे XYZ कोई बता रहा है कि दिमाग का जो विकास है वो सिर्फ 5 सालों तक होता है। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ओके, ब्रेन डेवलपमेंट जो है ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, चलता रहता है। ओके, हम बोल रहे हैं कि ब्रेन की जो फुल साइज है, मैक्सिमम साइज तक अटेंड करना है उसको, वो अटेंड करेगा बाय द एज ऑफ व्हाट, 6 इयर्स, एंड इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 30,000 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। सी दिस ह्यूज नंबर। ओके, मैं बोल रहा हूं आपके ब्रेन के अंदर जब वो फुल साइज में डेवलप हो जाएगा तो उसके अंदर कितने न्यूरॉन हो सकते हैं, 30,000 मिलियंस तक न्यूरॉन्स हो सकते हैं। ओके, तो ये आपके ब्रेन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है सर। ओके, साइज क्या है, वेट क्या है,
ओके, कब तक वो फुल साइज में डेवलप हो जाता है, कितने न्यूरॉन्स होते हैं, 2 मिनट में बता देता हूं। ब्रेन इज हाईली डेवलप्ड, प्रोमिनेंट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सीएनएस। उसके बाद सॉफ्ट और व्हाइट स्ट्रक्चर है which is well protected inside the skull and covered by meninges। ये हमने कल देखा था, ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड योर स्कल और ब्रेन को कवर करने के लिए होते हैं मेनिंजेस, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। उसके बाद आपके ब्रेन की क्रैनियल कैपेसिटी या आपके ब्रेन का वॉल्यूम जो है वो है 1450 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। ब्रेन डेवलप्स इट्स फुल साइज by the age of 6 years, okay, and finally it contains approximately 30,000 millions of the neurons. Now what we can do, we can divide your brain into 3 important divisions. Structurally अगर हमको ब्रेन को स्टडी करना है तो हम क्या करेंगे, आपके ब्रेन को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ओके, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है आपके ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड फोरब्रेन। ओके, द सेकेंड डिवीजन ऑफ द ब्रेन, शायद ये आपको सबको पता होगा, ओके, इसको हम बोलने वाले हैं मिड ब्रेन। और जो लास्ट डिवीजन है दैट आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ हाइंड ब्रेन। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फाइनली आता है आपका हाइंड ब्रेन। ओके, आपका जो फोर ब्रेन है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। उसमें पहला पार्ट जो है इट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी लोब्स। जो सेकेंड पार्ट आता है इट इज वेरी पॉपुलरली नोन एज सेरेब्रम एंड द लास्ट पार्ट इज नोन एज डायनसेफेलॉन। फोर ब्रेन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मिड ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। इन दैट द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ऑप्टिक लोब्स and the second part is known as cerebral peduncle। ये 2 पार्ट जो है वो कहां पे आएंगे, आपके मिड ब्रेन के अंदर। हाइंड ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। हाइंड ब्रेन को आगे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है आपका दैट इज कॉल्ड सेरेबेलम। दूसरा जो पार्ट है आपका इट इज कॉल्ड पॉन्स बरोली एंड द लास्ट पार्ट इज नोन एज मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो ये 3 पार्ट्स है आपके हाइंड ब्रेन के। अभी ये तो नाम हो गए। अल्टरनेटिव नेम्स आर आल्सो देयर। इन लैटिन द ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एनसेफेलॉन। ब्रेन को एक और नाम हम देने वाले हैं। ओके, क्या बोल सकते हो ब्रेन को? एनसेफेलॉन ऐसा भी बोला जाता है। ओके, तो ये जो आपका फोर ब्रेन है इट इज आल्सो नोन एज प्रोजेनसेफेलॉन। फोर ब्रेन को एक और नाम दे रहा हूं मैं। व्हाट इज अनदर नेम? प्रोजेनसेफेलॉन। मिड ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड मेसेनसेफेलॉन। मिड ब्रेन को हम और क्या बोलने वाले? मेसेनसेफेलॉन ऐसा बोलने वाले। एंड द हाइंड ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज रोम्बेनसेफेलॉन। हाइंड ब्रेन को हम और क्या बोलने वाले हैं? रोम्बेनसेफेलॉन ऐसा बोलेंगे। अल्टरनेटिव नाम भी आपको याद रखने हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स आर ऑल्सो कॉल्ड राइनेनसेफेलॉन। ऑल्फैक्टरी लोब को एक और नाम दे रहा हूं मैं, राइनेनसेफेलॉन बोला जाता है। सेरेब्रम को एक और नाम देने वाले हैं। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन इज ऑल्सो कॉल्ड थैलेमेनसेफेलॉन। सी दिस? ओके, वन माइट फाइंड दिस कॉम्प्लिकेटेड। ओके, लेकिन याद रखना है, कोई ऑप्शन नहीं है और याद रखना कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। फोर पहला पार्ट है तो प्रोजेनसेफेलॉन, मिड मतलब मेजेन, हाइंड के लिए है रोम्बेनसेफेलॉन। ऑल्फैक्टरी लोब is also called rhinencephalon, cerebrum is telencephalon and diencephalon is called thalamencephalon। ऑप्टिक लोब्स की अगर बात कर रहे हैं you can also call it as corpora quadrigemina। ऐसा क्यों बोला जाता है ये पता चलेगा when we study this mid brain, don't worry about this। okay, cerebral peduncle can be also called crura cerebri। ऑप्टिक लोब को आप corpora quadrigemina ऐसा बोल सकते हो, सेरेब्रल पेडंकल को क्रूरा सेरेब्राई ऐसा भी बोल सकते हो। बाद में ये जो आपका सेरेबेलम है, दिस सेरेबेलम कैन बी आल्सो कॉल्ड मेटेनसेफेलॉन। पॉन्स बरोली के लिए कोई अल्टरनेटिव नाम नहीं है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन बी आल्सो नोन एज माइलेनसेफेलॉन। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज आल्सो नोन एज व्हाट? माइलेनसेफेलॉन। सिंपल। ओके, एंड दिस इज जस्ट एन आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं इसके सिर्फ नाम है। ओके, ये सब याद रखने हैं। बहुत बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं,
पता नहीं चलता राइनेंसेफेलॉन क्या है, थैलेमेनसेफेलॉन कौन सा है, मेटेनसेफेलॉन क्या है, रोम्बेनसेफेलॉन क्या है। एग्जामिनर जो है मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछता है और हम इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि ब्रेन के किस पार्ट को क्या नाम दिया जाता है। बहुत सिंपल है, वापस एक बार बोल रहा हूं, ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज एनसेफेलॉन। आराम से जाएंगे एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बहुत सारा टाइम है हमारे पास। ओके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, these are the three parts. Okay, forebrain is prosencephalon, mid brain is mesencephalon and hind brain is rhombencephalon. बाद में आता है आपका फोर ब्रेन, आगे तीन पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट होगा ऑल्फैक्टरी लोब्स और राइनेंसेफेलॉन, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड सेरेब्रम और टेलेंसेफेलॉन, द थर्ड वन इज कॉल्ड डायनसेफेलॉन और थैलेमेनसेफेलॉन। आगे आएगा आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के कितने पार्ट्स है? दो, ऑप्टिक लोब्स also called corpora quadrigemina and the next one is called cerebral peduncle also called crura cerebri. उसके बाद आएगा आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के आगे कितने पार्ट्स होंगे? तीन। पहला है cerebellum also known as metencephalon, second one is pons varoli and the last one is called as medulla oblongata also known as myelencephalon. वन बाय वन हर पार्ट को डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सब लोगों को। समझ में आने से ज्यादा ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड पार्ट है। ओके, समझने वाली कोई चीज नहीं इसमें, इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ओके, नाउ पॉइंट इज, ये जो आपका पहला है, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट डिवीजन इज फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन के अंदर जो सबसे पहला पार्ट है आपका, दैट इज कॉल्ड olfactory lobes. So my first point here, these olfactory lobes are the paired and small structures in the human brain. Paired मतलब दो olfactory lobe होते हैं, छोटे से स्ट्रक्चर है, साइज में स्मॉल होते हैं। ओके, एंड दे आर कंप्लीटली कवर्ड बाय cerebrum from dorsal side. डॉर्सल का मतलब लेना है अपर साइड, ऊपर से वो पूरी तरह कवर्ड है। किसने कवर करके रखा है उसको? सेरेब्रम नाम के पार्ट ने। अगर आपको ब्रेन के आपके ऑल्फैक्टरी लोब्स को देखना है, यू हैव टू टेक द वेंट्रल व्यू ऑफ द ब्रेन। आपको ब्रेन का कौन सा व्यू लेना पड़ेगा? वेंट्रल, नीचे से देखना पड़ेगा उसको। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ऊपर के साइड से, डॉर्सल साइड से वो पूरी तरह कवर्ड है बाय व्हाट? सेरेब्रम। तो अगर हम वेंट्रल साइड से देखते हैं, रफली यहां पे मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा। अगर ये आपका ब्रेन हम कंसीडर कर रहे हैं, ओके, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा साइज में बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ किया है मैंने इसको। ये आपके ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। ईच ऑल्फैक्टरी लोब कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। हर ऑल्फैक्टरी लोब को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो ऊपर का पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब। क्या बोलना है इसको? ऑल्फैक्टरी बल्ब ऐसा बोलना है। आई कैन से दिस इज एंटेरियर एंड स्वलन पार्ट। एंटेरियर और किस तरह का पार्ट है? स्वलन है, ब्रॉड दिख रहा है। और ये जो नीचे का पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। दिस ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट विल बी द पोस्टेरियर एंड विच टाइप ऑफ पार्ट? नैरो पार्ट। सो हर ऑल्फैक्टरी लोब को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी बल्ब which is an anterior and swollen portion, while the second one is called olfactory tract which is known as a posterior and narrow portion. एक वर्ड है olfaction. olfaction का मतलब होता है स्मेल। olfaction का मीनिंग क्या लेना है? स्मेल। सो ये जो olfactory lobes है, they control the sense of smell in the humans. एक ही काम है उनका। क्या कंट्रोल कर रही है? आपका स्मेलिंग के सेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज, as I stated earlier, these are the small size structures in the human brain, not properly developed, and that's why humans have a poor sense of smell. हमारा जो sense of smell है वो poor होता है। We can say that these olfactory lobes are larger in size in some of the animals like dogs. Dogs के brain में olfactory lobes की size बड़ी होती है, उनका sense of smell जो है वो बहुत strong होता है। Okay, तो give reason में ये question बहुत बार पूछा गया है कि humans have a poor sense of smell. What is the reason? Reason is extremely simple. Due to small sized olfactory lobes. हमारे जो olfactory lobes है ब्रेन में, उनकी साइज बहुत छोटी है,
और इसीलिए हमारा जो सेंस ऑफ स्मेल है वो पुअरली डेवलप है। और ये हो गया आपके फोर ब्रेन का पहला पार्ट विच इज नोन एज ऑल्फैक्टरी लोब्स। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ओके, वापस एक बार मैं रिपीट करता हूं। ऑल्फैक्टरी लोब्स जो है स्मॉल एंड पेयर्ड स्ट्रक्चर्स कंप्लीटली कवर्ड बाय सेरेब्रम फ्रॉम द डोर्सल साइड, दे आर विजिबल ओनली फ्रॉम द वेंट्रल, नीचे से दिखेंगे आपको। ओके, हर ऑल्फैक्टरी लोब्स के दो पार्ट होंगे। पहला होगा ऑल्फैक्टरी बल्ब विच इज एंटीरियर एंड स्वोलन पार्ट, दूसरा होगा ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट विच इज अ पोस्टीरियर एंड नैरो पार्ट। उसके बाद आपका ये जो ऑल्फैक्टरी लोब है इट इज कंट्रोलिंग द सेंस ऑफ स्मेल एंड ह्यूमंस हैव अ पुअर सेंस ऑफ स्मेल ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था पहला पार्ट। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सब लोगों को। अगर ये समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो। ओके, सो दैट आई कैन स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट। फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी मैसेज करना है। समझ में आ गया है सब लोगों को? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। रिप्लाई आने के बाद पता चलेगा कितने लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं प्रॉपरली विद द प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन। सो रिप्लाई करना मस्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। चलो ठीक है, क्या बात है, सब लोगों को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलो अगला पार्ट देखते हैं। आपके फोर ब्रेन का जो सेकेंड पार्ट है, द नेम ऑफ द पार्ट इज सेरेब्रम। आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ सेकेंड पार्ट इन द फोर ब्रेन। द नेम ऑफ द पार्ट इज सेरेब्रम। सो सबसे पहला पॉइंट यहां पे ये ध्यान में रखना है, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। आपके ब्रेन का ये सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है एंड इट फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द टोटल वेट ऑफ योर ब्रेन। आपके ब्रेन का जो टोटल वेट है, मैंने बताया ऑन एन एवरेज 1300 टू 1500 ग्राम्स। तो इसमें से 80% वेट जो है इट इज लोनली अलोन ऑफ व्हाट? सेरेब्रम। ये सिर्फ वेट जो है वो किसका होगा? आपके सेरेब्रम का होगा। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, we can divide this cerebrum into two hemispheres। ये आपका रफ डायग्राम यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, तो ये कुछ इस तरह आपको दिखेगा। हम क्या करेंगे, तो आपके सेरेब्रम को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर देंगे, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर्स के बीच में यू कैन फाइंड वन सेपरेशन। दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच में क्या मिल रहा है आपको? क्या देखने को मिल रहा है? एक सेपरेशन है। This separation is called longitudinal fissure। इस separation को क्या बोलना है आपको? Longitudinal fissure ऐसा बोलना है। One more point, these two hemispheres are interconnected, also connected with each other। दोनों हेमिस्फीयर्स एक दूसरे को कनेक्टेड भी होते हैं by one transverse band of nerve fibers। ट्रांसवर्स का मतलब लेना है हॉरिजॉन्टल। एक हॉरिजॉन्टल बैंड है किसका? नर्व फाइबर्स का, न्यूरॉन्स का। And this transverse band is known as corpus callosum। Remember well, every point is a potential MCQ। हर पॉइंट पे एक प्रॉपर MCQ फॉर्म हो सकता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं बोल रहा हूं सेपरेशन को क्या बोलना है? लॉन्गिट्यूडिनल फीचर। और दो लोब्स के बीच में, दो हेमिस्फीयर्स के बीच में जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को आपको क्या बोलना है? कॉर्पस कैलोजम। नाउ आगे क्या ध्यान में रखेंगे हम? आपका ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, द पेरिफेरल पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स का जो भी कौन सा पार्ट है? पेरिफेरल पार्ट है। दिस पेरिफेरल पार्ट इज नोन एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसको हम? सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऐसा बोलेंगे। एंड दिस सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है इट कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर। कल ये कंसेप्ट मैंने समझाया था ग्रे मैटर का और व्हाइट मैटर का। ओके, कल ये भी बताया था आपको कि ये कंसेप्ट फ्रीक्वेंटली आएगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आज के दिन कर देता हूं एक बार फिर। ओके, ग्रे मैटर इज मेड अप ऑफ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन के टाइप बताए थे, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। ओके, तो यहां पे कौन सा ग्रे मैटर है, मतलब कौन सा न्यूरॉन होंगे? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होंगे। और ये जो बचा हुआ अंदर का पोर्शन है, पहले तो यहां पे शो कर देता हूं, ये भी पेरिफेरल पार्ट है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोल सकते हैं उसको। ओके, द इनर रीजन is known as cerebral medulla।
इनर रीजन को क्या बोलेंगे हम? सेरेब्रल मेडुला ऐसा बोलेंगे। एंड दिस मेडुला इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ मैटर? व्हाइट मैटर। तो हमने क्या किया, हर हेमिस्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड किया। उसका जो पेरिफेरल पार्ट है उसको मैंने कहा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ओके, मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। द इनर रीजन इज नोन एज सेरेब्रल मेडुला व्हिच इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। नाउ आगे क्या ध्यान में रखेंगे हम? ये जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, दिस सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज थ्रोन इनटू नंबर ऑफ फोल्ड्स। ये इस तरह के फोल्डिंग्स यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। और थोड़ा सा अगर आप फोल्डिंग का पैटर्न देख रहे हो तो यहां पे यू कैन फाइंड सम रीजेस, कुछ रीजेस आपको देखने को मिलेंगे, एज वेल एज यू कैन फाइंड सम डिप्रेशंस। रीजेस मतलब ऊपर गया हुआ पोर्शन है, बाद में डिप्रेशन भी दिख रहा है, तो यहां पे डिप्रेशन है, ये रिज है, ओके। द रीजेस आर नोन एज गायराई, सिंगुलर इज गायरस, एक ही होगा तो उसको गायरस बोला जाता है, बहुत सारे हैं, प्लूरल फॉर्म इज गायराई। जो डिप्रेशन है दे आर कॉल्ड सल्काई, सिंगुलर इज सल्कस, एक ही होगा तो सल्कस बोलना है, ओके, बहुत सारे ऐसे, तो प्लूरल फॉर्म में क्या बोल रहा हूं मैं उसको? सल्कस, सॉरी सल्काई ऐसा बोल रहा हूं। और ये जो गायराई और सल्काई है दे आर एक्चुअली रिलेटेड विथ द डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन। आपका जो आईक्यू है, आपका जो इंटेलिजेंस है, ये आपके ब्रेन के गायराई और सल्काई के ऊपर डिपेंड करता है। ये फोल्डिंग का जो पैटर्न है ये हर एक के ब्रेन का अलग अलग होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो गायराई और सल्काई है, ये फोल्डिंग का जो पैटर्न है, दिस इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन ब्रेन, हर पर्सन के ब्रेन में अलग अलग होगा, ओके। और ये गायराई और सल्काई जो होंगे ये डिपेंड, या फिर इसके ऊपर आपका क्या डिपेंड करने वाला है? आईक्यू या फिर इंटेलिजेंस, ओके। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है किसका? आपका सेरेब्रम का। अभी सेरेब्रम हमने खत्म नहीं किया है, बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी चीजें हमको देखनी है, लेकिन फिलहाल, ओके, आई रिपीट, सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये आपके ब्रेन का कितना वेट फॉर्म कर रहा है? अप्रोक्सीमेटली 80% वेट फॉर्म कर रहा है, ओके। बाद में आपने कहा कि इट इज डिवाइडेड इन टू हेमिस्फीयर्स, सेपरेशन को आपने नाम दिया लॉन्गिट्यूडिनल फीचर। दो हेमिस्फीयर के बीच में हमको एक कनेक्शन दिख रहा है विद द हेल्प ऑफ a horizontal or transverse band of nerve fibers that is called as corpus callosum। हर हेमिस्फीयर के पेरिफेरल पार्ट को क्या बोलना है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो बना हुआ है ग्रे मैटर से। हर हेमिस्फीयर के इनर रीजन को क्या बोलना है? सेरेब्रल मेडुला, जो बना हुआ है कौन से मैटर से? व्हाइट मैटर से। आपका ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स है, ओके। फोल्ड्स में जो रीजेस होते हैं उनको बोलना है गायराई, डिप्रेशंस को बोलना है सल्काई। The gyri and sulci are related with the degree of intelligence of a person. And one more point that you have to remember, okay, जितना ग्रे मैटर ज्यादा होगा, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, जितना ग्रे मैटर ज्यादा होगा उतने गायराई सल्काई का नंबर भी ज्यादा होगा, मतलब उतने फोल्डिंग्स भी ज्यादा बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ फोल्ड्स ये डिपेंड करते हैं अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर के ऊपर। ग्रे मैटर का अमाउंट क्या है? ग्रे मैटर का अमाउंट ज्यादा होगा, फोल्डिंग भी ज्यादा होगी, ओके। अगर ग्रे मैटर की अमाउंट कम है तो फोल्डिंग का पैटर्न भी कम होगा, गायराई सल्काई का नंबर भी कम होगा, ओके। तो ये हो गया आपका सेरेब्रम का इंट्रोडक्टरी पार्ट, ओके। अभी इस सेरेब्रम को हम क्या करेंगे? 4 लोब्स में डिवाइड कर देंगे। ईच लोब ऑफ सेरेब्रम कैन बी डिवाइडेड इन हाउ मेनी लोब्स? 4 लोब्स। यहीं पे कर देता हूं, ये ऐसा कुछ दिख लेगा आपको, ओके, या फिर साइड में ये ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैं बोल रहा हूं आपके ब्रेन का, से फॉर एग्जांपल कौन सा व्यू लिया है हमने? डॉर्सल व्यू कंसीडर कर रहे हैं। और यहां पे मैंने जो शो किया है ये आपके ब्रेन का, सॉरी, लैटरल व्यू है। कौन सा व्यू देख रहे हैं हम? लैटरल, साइड से उसको देख रहे हैं, साइड व्यू कंसीडर कर सकते हैं, ओके। तो यहां पे ये एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये ऐसा है और ये कुछ ऐसा है, सिंपल। तो ऐसे मैंने डिवाइड किया है। ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड फ्रंटल लोब। ये जो पोर्शन यहां पे दिख रहा है इसको हम बोलने वाले हैं पैराइटल लोब, ओके। ये जो दिख रहा है यहां पे इसको मैं नाम देने वाला हूं टेम्पोरल लोब, और ये पीछे जो आपको दिख रहा है इसको हम नाम देंगे ऑसिपिटल लोब। सो ईच हेमिस्फीयर ऑफ सेरेब्रम, ईच हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्रम कैन बी डिवाइडेड इन 4 लोब्स, ओके। पहला जो है वो कौन सा है आपका? फ्रंटल लोब, प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर साइड। आपके ब्रेन की जो फ्रंट साइड है, एंटीरियर साइड है, वो आपका कौन सा लोब है? फ्रंटल। देन पैराइटल इज ऑन द मिडिल टॉप,
आपके ब्रेन का ये जो मिडिल टॉप है, इसको हम बोलने वाले हैं कौन सा लोब? पैराइटल लोब। ओके, उसके बाद आपके कानों के ऊपर जो ब्रेन का पार्ट है, कान के एग्जैक्टली ऊपर अबव द ईयर जो आपके ब्रेन का पार्ट है यहां पे, ओके, इस पार्ट को हम बोलने वाले हैं कौन सा लोब? आपका टेम्पोरल। और आपकी ब्रेन की जो पोस्टीरियर साइड है, बैक साइड है, वहां पे आपको मिलेगा कौन सा लोब? ऑसिपिटल लोब। टोटल 4 लोब है। फ्रंटल साइड में है, एंटीरियर साइड में है फ्रंटल लोब, मिडिल टॉप पे है पैराइटल लोब, कानों के ऊपर अबव द ईयर्स देयर इज अ टेम्पोरल लोब, एंड फाइनली देयर इज अ ऑसिपिटल लोब। और क्या ध्यान में रखना है? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द पेयर्स में आ सकता है। फ्रंटल एंड पैराइटल लोब के बीच में एक सेपरेशन है। फ्रंटल और पैराइटल लोब के बीच में क्या दिख रहा है? एक सेपरेशन। ओके, दिस सेपरेशन इज नोन एज सेंट्रल सल्कस। इस सेपरेशन को क्या बोलना है आपको? सेंट्रल सल्कस ऐसा बोलना है। पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में भी एक सेपरेशन है। किसके बीच में? ये आपका पैराइटल और साइड में है टेम्पोरल, दोनों के बीच में एक सेपरेशन है। ओके, दिस सेपरेशन इज कॉल्ड लैटरल सल्कस। क्या बोलना है इसको? लैटरल सल्कस ऐसा बोलना है। एंड फाइनली आपका पैराइटल और ऑसिपिटल लोब है। इस पैराइटल और ऑसिपिटल लोब के बीच में भी एक सेपरेशन है। दिस इज कॉल्ड पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। कौन सा सल्कस कहां पे है ये पूछा जाता है। ये प्रॉपरली पता होना चाहिए, ये भी याद रखना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैं वापस एक बार बता देता हूं, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में कौन सा है? सेंट्रल। पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में कौन सा है? लैटरल। एंड फाइनली पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में, ये तो सिंपल है, पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में है, तो इसको आपको बोलना है पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। ओके, और ये हो गए आपके सेरेब्रम के 4 लोब्स और उसके सल्काए। सो योर सेरेब्रम इज डिवाइडेड इन 4 लोब्स बाय 3 सल्काए। कितने लोब्स होते हैं, कितने सल्काए होते हैं, ये भी आपको पूछेंगे। तो देयर आर टोटल हाउ मेनी लोब्स? 4 लोब्स। ओके, एंड हाउ मेनी सल्काई यू कैन फाइंड? आई विल से 3 सल्काई आर देयर। वो कौन से वो भी हमने देख लिए। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम। इस सेरेब्रम के हम क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। फंक्शंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखना है, सेरेब्रम कंट्रोल्स ऑल द वॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है। वॉलंटरी का मतलब हमको पता है, द एक्टिविटीज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर विल, जो आपके विल के कंट्रोल में है। आपको लगता है कि जगह से खड़े हो जाना है, खड़े हो सकते हो, बैठना है, बैठ सकते हो, कहीं घूमने जाना है, जा सकते हो, ओके, पानी पीना है, पी सकते हो, खाना खाना है, खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी एक्टिविटी आपके विल के कंट्रोल में है, वॉलंटरी एक्टिविटी जिसको हम बोल रहे हैं, ऑल दीज एक्टिविटीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरेब्रम। ये सारे आपके सेरेब्रम के कंट्रोल में है। दूसरा पॉइंट, द सेरेब्रम इज रिलेटेड विद लॉजिकल थॉट्स ऑफ अ पर्सन। आपके जो लॉजिकल थॉट्स है, अभी ये इन जनरल बात कर सकते हैं हम, किसी भी चीज के पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होता है। ओके, वो हम हमारी तरह से सोचते हैं, हर पर्सन लॉजिकली अलग अलग सोचता है। ओके, तो ये जो आपके लॉजिकल थॉट्स है, ये सारे के सारे आपके ब्रेन के कौन से पार्ट से कंट्रोल किए जा रहे हैं? सेरेब्रम से कंट्रोल किए जा रहे हैं। तो ये आपका दूसरा फंक्शन है, इट इज रिलेटेड विद लॉजिकल थॉट्स ऑफ अ पर्सन। देन अगला पॉइंट क्या है? इट कंट्रोल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेस, द सेंस ऑफ हियरिंग, द सेंस ऑफ टेस्ट, द सेंस ऑफ स्मेल एज वेल एज द सेंस ऑफ विजन। ये सारे सेंसेस जो है, हियरिंग का सेंस है, टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ स्मेल, ओके, ये भी किसके कंट्रोल में है? आपके सेरेब्रम के कंट्रोल में है। ओके, उसके बाद इट कंट्रोल्स जनरल सेंसेशंस जस्ट लाइक टच, उसके बाद आएगा टेम्परेचर, फिर आएगा पेन, एंड फाइनली मैं लिखूंगा यहां पे प्रेशर, एज वेल एज द इमोशंस लाइक लाफिंग एंड क्राइंग। कोई अगर आपको टच कर रहा है, वो टच आपको फील होता है। ओके, टेम्परेचर मतलब कोई चीज ठंडी है, कोई चीज गर्म है, आप बता सकते हो क्या ठंडा है क्या गर्म है, ये हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसके बाद पेन होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। ओके, तो ये जो है आपके टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, उसके बाद इमोशंस, आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, ये सारी चीजें जो है, दिस इज कमिंग फ्रॉम सेरेब्रम। ये आपके ब्रेन के कौन से पार्ट से आ रही है? सेरेब्रम से आ रही है, सिंपल। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? ओके,
सेरेब्रम कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अभी जो चल रहा है आपका लेक्चर लर्निंग की प्रोसेस है, तो लर्निंग कंट्रोल कर रहा है। आपकी जो मेमोरी है वो भी सब किसके ऊपर डिपेंड करती है? सेरेब्रम के ऊपर। ओके, इट कंट्रोल्स योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। व्हाट आई एम सेइंग, लर्निंग, मेमोरी, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, आपकी एबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन, उसके बाद है आपका जजमेंट। लर्निंग है, मेमोरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है, कंसंट्रेशन है, जजमेंट है। जजमेंट कोई भी ले लो, ओके, मतलब सामने वाले पर्सन को हम जज कर रहे हैं हमारी तरीके से। ओके, आप कितना कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो। ओके, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, ये प्रॉब्लम्स आपके डे टू डे लाइफ के हो सकते हैं, आपके एकेडमिक्स रिलेटेड हो सकते हैं, व्हाटएवर, जो कुछ भी है। ओके, तो लर्निंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, कंसंट्रेशन, जजमेंट, ये सारी चीजें जो है, ओके, दिस इज ऑल एंड ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरेब्रम। ये पूरा आपके सेरेब्रम के कंट्रोल में है। ओके, उसके बाद आपका जो फ्रंटल लोब है, अभी हमने देखा 4 लोब है, उसमें से कौन सा लिया मैंने? फ्रंटल। इन दिस फ्रंटल लोब देयर इज वन स्पेसिफिक एरिया कॉल्ड ब्रोकाज एरिया। ब्रोका इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। एक जगह है ब्रेन में, फ्रंटल लोब में, जिसको नाम दिया है ब्रोकाज एरिया। इसका काम है, इट कन्वर्ट्स योर थॉट्स इनटू स्पीच। ये आपके थॉट्स को स्पीच में कन्वर्ट करता है। इट कंट्रोल द मोमेंट ऑफ योर लिप्स, वोकल कॉर्ड एंड टंग। आपके वोकल कॉर्ड्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपकी टंग, आपके लिप्स, तो इसकी मदद से हम बोल पाते हैं। तो हमारे थॉट्स को स्पीच में कन्वर्ट करने का काम कौन सा एरिया कर रहा है? ब्रोकाज एरिया। एक और चीज, आपके पैराइटल लोब में देयर इज वन मोर एरिया लाइक दिस कॉल्ड वेर्नाइकेज एरिया। वंस अगेन, वेर्नाइके इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। वेर्नाइकेज एरिया हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच. It also helps in understanding of reading as well as any type of language. एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं, अभी मैं बात कर रहा हूं, ओके, मेरे थॉट्स को मैं स्पीच में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मेरे ब्रेन का ब्रोकाज एरिया काम कर रहा है। मैं जो बात कर रहा हूं शायद वो आप लोगों को समझ में आ रही है, प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो रही है, तो मैं बोल रहा हूं कि आपके ब्रेन का वेर्नाइकेज एरिया काम कर रहा है। मेरे ब्रेन का ब्रोकाज एरिया काम कर रहा है, आपके ब्रेन का वेर्नाइकेज एरिया काम कर रहा है। ओके, दोनों के फंक्शन अलग अलग है। ब्रोकाज एरिया जो है वो थॉट्स को स्पीच में कन्वर्ट कर रहा है, वेर्नाइकेज एरिया उसे स्पीच के अंडरस्टैंडिंग में मदद कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग एज वेल एज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। ये सारी चीजें जो है ये डिपेंड करती है कौन से एरिया के ऊपर? वेर्नाइकेज एरिया के ऊपर। ओके, देन अगला पॉइंट, अभी आपने बताया कि सर ये जो आपका सेरेब्रम है दिस कैन बी डिवाइडेड इन 2 हेमिस्फीयर्स। ओके, तो इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो राइट हेमिस्फीयर है, सॉरी पहले ले लेते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर। दिस लेफ्ट हेमिस्फीयर इज द सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। जिन लोगों का मैथ बहुत स्ट्रांग है, शायद उनके ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा डेवलप है, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स की जो भी चीजें हैं, ओके, ये सारी जो है ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर से कंट्रोल की जाती है। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर इज द सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एज वेल एज लॉजिकल रीजनिंग। आपने मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या फिर स्कॉलरशिप के कुछ एग्जाम्स दिए होंगे, तो वहां पे मेंटल एबिलिटी नाम की कोई चीज होती है। जैसे मान लो कि कोई डायग्राम दिया हुआ है, ओके, कुछ लाइंस वहां पे ड्रॉ किए हैं, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द डायग्राम। आपको उस डायग्राम में कितने ट्रायंगल्स हैं वो ढूंढना है। ओके, कोई कोड वर्ड दिया है, ओके, इस वर्ड के लिए ये कोड बनता है, एक और वर्ड दिया है उसके लिए क्या कोड बनेगा, ये आपको पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। XYZ पर्सन का एज दिया है, 10 सालों के बाद वो इतने साल का हो जाएगा, तो और इतने सालों के बाद उसके इसका एज कितना होगा। ऐसे तरीके के जो क्वेश्चंस है ये आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, ये आते हैं मेंटल एबिलिटी में, और ये सारा जो है ये आपके ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर से कंट्रोल हो रहा है। अब राइट हेमिस्फीयर की बात करते हैं। नाउ दिस इज द सेंटर फॉर आर्ट, दिस इज द सेंटर फॉर इमेजिनेशन, okay, this is the center for creativity, this is the center for awareness about the music. आपके पास कोई आर्ट है, बहुत अच्छा पेंटिंग कर लेते हो, ड्राइंग कर लेते हो, ओके, कोई भी आर्ट फॉर्म होगा, तो ये आपके ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर की देन है। आपका इमेजिनेशन पावर, ये तो मैं बोलता हूं सबका बहुत अच्छा होता है। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चे क्लास में बैठे बैठे गार्डन में घूमने चले जाते हैं। इमेजिन करें कि हम गार्डन में घूम रहे हैं, ओके, तो ये जो इमेजिनेशन पावर है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, मतलब एक कॉमन, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ओके, कुछ दिनों पहले
हमने हमारे यहाँ पे एक कंपटीशन लिया था। कंपटीशन था कि सेल के स्ट्रक्चर के डायग्राम को बना के लाना है, जो सबसे अच्छा डायग्राम बना के लाएगा ओके उसके लिए प्राइज रखा था। तो एक्सपेक्टेड ये था कि हाँ बच्चे कोई ब्लैक एंड व्हाइट में लाएगा, कोई कलर करके लाएगा, लेकिन ड्रॉ करके लाएंगे। लेकिन जब बच्चे लेके आए तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वुल का इस्तेमाल किया था, जो वुल होता है स्वेटर्स वगैरह बुनने के लिए हम यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करके सेल का स्ट्रक्चर बनाया था। एक बच्चे ने जो अलग अलग घर में दाल होती है, तूर दाल होती है, मूंग की दाल होती है, उन अलग अलग दाल, मसूर की दाल है, इनका इस्तेमाल करके सेल के स्ट्रक्चर को बनाया था। एक बच्चे ने ग्लास पेंटिंग किया था ग्लास के ऊपर। एक बच्चे ने कार्डबोर्ड के ऊपर सेल बनाई थी, पीछे से एक इलेक्ट्रिक पैनल लगाया था और छोटे छोटे जो बल्ब्स होते हैं जो लाइटिंग में इस्तेमाल होते हैं, तो वो बल्ब्स के मदद से वो सेल बनाई थी। जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर में दिख रहा था, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ अलग कलर में दिख रहा है, सेल वॉल कुछ अलग कलर में दिख रही है। ये क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, काम एक ही था कि मुझे सेल का स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन ये हर एक के दिमाग की क्रिएटिविटी थी। तो ये जो क्रिएटिविटी है दिस इज कमिंग फ्रॉम राइट हेमिस्फीयर। म्यूजिक का अवेयरनेस जो है ओके आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है ओके वो सब कुछ जो है वो आपके ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर से कंट्रोल किया जाता है। तो ये है आपके सेरेब्रम के फंक्शंस। इतने सारे पॉइंट्स एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम। वापस एक बार 2 मिनट में इसको रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहला फंक्शन बताया मैंने आपको, इट कंट्रोल्स ऑल द वॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। दूसरा क्या था, इट इज रिलेटेड विद द लॉजिकल थॉट्स ऑफ अ पर्सन। देन इट इज कंट्रोलिंग द सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल एंड विजन। इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद जनरल सेंसेशंस लाइक टच, टेम्परेचर, पेन एंड प्रेशर, as well as the emotions like laughing and crying. Then after, it controls learning, memory, problem solving abilities, ability of concentration, your judgment. Frontal lobe के अंदर कौन सा एरिया बताया, Broca's area, okay, which helps in or which converts thoughts into speech by controlling the movement of your lips, tongue and your vocal cords. उसके बाद आता है parietal lobe having the Wernicke's area helping in the understanding of speech, reading and language. And then we talked about right and left hemisphere. So left hemisphere is a center for mathematics and the logical reasoning, while the right hemisphere is a center for art, imagination, creativity and awareness about the music. So I think यहां तक समझ में आ गया होगा सब लोगों को ओके। और यहां पे हमने आपके ब्रेन का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है एंड दैट पार्ट इज एक्चुअली सेरेब्रम। फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हमने देखा था ऑल्फैक्टरी लोब्स, दूसरा पार्ट हमने देखा था सेरेब्रम। ओके सेरेब्रम खत्म हो चुका है, यहां तक समझ में आ गया सब लोगों को। चलो बता दो जल्दी जल्दी, चैट बॉक्स में कमेंट करना है फटाफट, देखते हैं कितने लोग लाइव बचे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने देखा था 40 के आसपास थे, अभी कुछ 33 दिख रहे हैं मेरे को, मतलब 7 लोग गायब हो चुके हैं ऑलरेडी। लेक्चर को बीच में नहीं छोड़ना है, ठीक है, इंटरनेट के इशू हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम कोशिश करो कि आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करो। चलो क्या बात है, सब लोगों को समझ में आ गया है। फोर ब्रेन का जो लास्ट पार्ट बचा है उसको कवर कर लेंगे हम, सो दैट एक पार्ट खत्म हो जाएगा हमारा। ओके सो स्टार्ट करते हैं। फोर ब्रेन का थर्ड पार्ट, द नेम ऑफ द पार्ट इज डायनसेफेलॉन। क्या नाम है पार्ट का, डायनसेफेलॉन है। ओके डायनसेफेलॉन को समझने के लिए ब्रेन को मैं रफली इस तरह से ड्रॉ करने वाला हूं। ओके ये रफ डायग्राम है, एक्चुअली मैंने जो आपको नोट्स फॉरवर्ड किए हैं उसके अंदर ये डायग्राम प्रॉपरली बने हुए हैं, डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ करने हैं। ओके तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने शो किया यहां पे, दिस इज कॉर्पस कैलोजम, ये आपका कॉर्पस कैलोजम है। ओके और यहां पे मैं एक एरिया मार्क कर रहा हूं। ओके दिस आई कैन कंसीडर इज अ मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है। इन दोनों के बीच में यहां पे अभी मैं ये डॉटेड पोर्शन से एक स्क्वायर बना रहा हूं यहां पे। ओके ये जो एरिया मैंने मार्क किया है विद द डॉटेड पोर्शन, दिस इज एक्चुअली डायनसेफेलॉन। सो माय फर्स्ट पॉइंट हियर, डायनसेफेलॉन इज अ शॉर्ट एंड नैरो पार्ट ऑफ द ब्रेन which is present on the ventral side of corpus callosum। वेंट्रल का मतलब होता है लोअर, तो ये कॉर्पस कैलोजम के नीचे है और ये आपका मिड ब्रेन है उसके ऊपर है, तो आई कैन से हियर डॉर्सल टू मिड ब्रेन। लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट,
लोकेशन पता होना चाहिए कि ब्रेन का कौन सा पार्ट कहां पे है। तो मैं बोल रहा हूं कॉर्पस कैलोजम के नीचे और मिड ब्रेन के ऊपर जो ब्रेन का पार्ट है उस पार्ट को हम बोलने वाले हैं डायनसेफेलॉन। वेंट्रल टू कॉर्पस कैलोजम एंड डॉर्सल टू मिड ब्रेन, ये है आपके डायनसेफेलॉन का लोकेशन। वेंट्रल इज द लोअर साइड, डॉर्सल इज द अपर साइड। ये तो बेसिक्स है बायोलॉजी के, 1 साल से चल रहे हैं। ओके, एटलीस्ट इतना तो क्लियर होना चाहिए। नाउ आगे क्या करना है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसी तरह इमेजिन करना है इसको। तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये हम बोलेंगे आपके डायनसेफेलॉन का रूफ है। ये साइड का जो पार्ट है ये आपके डायनसेफेलॉन के वॉल्स है। और ये जो नीचे का पार्ट है ये आपके डायनसेफेलॉन की फ्लोर है। तो व्हाट आई विल डू नाउ, द रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन इज कॉल्ड इपीथैलेमस। डायनसेफेलॉन के रूफ को क्या बोलना है, इपीथैलेमस। द वॉल्स आर नोन एज थैलेमाई, सिंगुलर इज थैलेमस, प्लूरल इज थैलेमाई, एंड द फ्लोर इज नोन एज हाइपोथैलेमस। ये मैंने अभी भी बहुत बार बताया था, इसी चैप्टर में भी बताया था कि हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है। इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है आपकी। ओके, तो अभी ये हाइपोथैलेमस आ गया, देख लेंगे इसको भी, डोंट वरी। इपी का मतलब है अबव, हाइपो का मतलब है बिलो। ऊपर वाला पार्ट है इसलिए इपीथैलेमस, नीचे हाइपो, बिलो नीचे वाला पार्ट है इसलिए नाम क्या दिया है, हाइपोथैलेमस। दोनों के बीच में सिर्फ है थैलेमस। तो मैंने डायनसेफेलॉन को एक्चुअली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3, इपीथैलेमस, then thalami, and finally comes the hypothalamus. Now ये जो epithalamus है, as I told you, it is a roof of diencephalon and it consists of 2 parts. One is the pineal body and the second part is called choroid plexus. आपके epithalamus में आपको ये 2 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। एक पार्ट होता है pineal body, ओके, और दूसरा पार्ट जो है वो होता है choroid plexus. In the earlier days, this pineal body was considered as an vestigial organ of the body. Vestigial का मतलब the organ which is present in the body but it is functionless. आपकी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जो बॉडी में प्रेजेंट तो है लेकिन फंक्शनलेस है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। और शुरू में ये कंसिडर करते थे लोग कि ये पिनियल बॉडी भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन ये रिसर्च बताता है पिनियल बॉडी इज नॉट एन वेस्टिजियल ऑर्गन, एक्चुअली इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है which produces 2 hormones, serotonin and melatonin. Serotonin controls metabolic activities of the body और ये जो melatonin है it controls biological rhythm of your body या फिर sleep and wake cycle। 2 हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है एंडोक्राइन ग्लैंड जो है पिनियल बॉडी नाम की। पहला हार्मोन है सेरोटोनिन जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा है मेलाटोनिन जो क्या कंट्रोल कर रहा है, बायोलॉजिकल रिदम। आप बोलेंगे सर क्या है, बहुत सिंपल है, आपकी बॉडी एक बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो करती है, स्लीप एंड वेक साइकिल है। आपको कोई बोलेगा कि 3 दिन तक जागना है, 5 मिनट के लिए भी नहीं सोना है, नॉट पॉसिबल। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप कितने भी जगह रहने की कोशिश करेंगे लेकिन फिर भी आपको नींद आएगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको किसी ने बोल दिया कि चलो बहुत अच्छी बात है, छुट्टियां चल रही है, 2 दिन तक सोए रहो, अभी आराम करो, कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप 2-3 दिन तक सोना है, ये भी पॉसिबल नहीं है। आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, 7-8 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद, किसी का स्टैमिना अगर बहुत बड़ा होगा तो ओके, लेकिन वो नींद खुलने वाली है। तो आपकी बॉडी जो है ना ये स्लीप और वेक साइकिल को फॉलो कर रही है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल रिदम। और ये बायोलॉजिकल रिदम जो है ये मेलाटोनिन नाम के हार्मोन के कंट्रोल में होता है। तो ये है आपका पहला पिनियल बॉडी के बारे में। और ये जो दूसरा है कोरॉइड प्लेक्सस, इट सीक्रेट सीएसएफ। सीएसएफ के बारे में मैंने कल के लेक्चर में बात की थी। आपके जो मेनिंजेस है, एरेक्नॉइड, सब एरेक्नॉइड स्पेस इज फील्ड विद अल्कलाइन फ्लूइड, एक लिक्विड है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नॉर्मली इसका वॉल्यूम कितना है, 120 ml। तो ये जो सीएसएफ है ये प्रोड्यूस करने का काम जो है ये कौन करते हैं, आपके कोरॉइड प्लेक्सस, एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस वी कैन से, व्हिच आर फाउंड इन दिस एपिथैलेमस। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। वापस एक को फिर से मैं रिवाइज करने वाला हूं, लेकिन पहले इसको खत्म कर लेते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा है आपका, वॉल्स, व्हिच इज नोन एज व्हाट, थैलेमाई। एंड दिस थैलेमाई कंसिस्ट ऑफ थिक मासेस ऑफ ग्रे मैटर। यहां पे कुछ थिक मासेस देखने को मिलेंगे आपको, किसके,
ग्रे मैटर के। एंड द पॉइंट इज थैलेमस इज कनेक्टेड टू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये जो थैलेमस है ये आपके ब्रेन के हर पार्ट को कनेक्टेड है बाय वन सिस्टम कॉल्ड RAS। इसका फुल फॉर्म है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये पूछा गया बहुत बार कि थैलेमस ब्रेन के हर पार्ट को कनेक्टेड होता है किसकी मदद से, तो ये सिस्टम है। इस सिस्टम का नाम क्या है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। शॉर्टकट में क्या लिखा मैंने? RAS। नाउ इसका काम क्या है? एक्चुअली थैलेमस एक्टिवेट प्रॉपर पार्ट ऑफ द ब्रेन अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब सिंपल में यहां पे ले सकते हो आपके ब्रेन को मिलने वाला कोई सिग्नल, उस हिसाब से ब्रेन के प्रॉपर पार्ट को एक्टिवेट करने का काम जो है वो थैलेमस करता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज गेट कीपर ऑफ सेरेब्रम। ये सेरेब्रम का गेट कीपर है। एग्जांपल देता हूं, मान लो कि आपके सामने कुछ चीज है, आंखों के सामने कुछ दिख रहा है आपको। ये जो विजन का सेंस है दिस इज कंट्रोल बाय योर ऑक्सीपिटल लोब। तो वो जो इमेज बन रही है आपके आंखों में, वो इमेज सबसे पहले थैलेमस के ऊपर ट्रांसफर होगी, थैलेमस उसको ऑक्सीपिटल लोब में भेज देगा। अगर आपको कोई साउंड सुनाई दे रहा है, साउंड का परसेप्शन टेम्पोरल लोब से होता है। साउंड का परसेप्शन कहां से हो रहा है? टेम्पोरल लोब से। तो टेम्पोरल लोब साउंड जो है वो सबसे पहले स्ट्राइक करेगा कहां पे? थैलेमस पे, और फिर थैलेमस उसको डायरेक्ट करेगा, भेज देगा आपके टेम्पोरल लोब में। मतलब जो सिग्नल ब्रेन को मिल रहे हैं उस सिग्नल को ब्रेन के प्रॉपर पार्ट में भेजने का काम जो है वो कौन कर रहा है? आपका थैलेमस कर रहा है, इसलिए उसको गेटकीपर बोला है। गेटकीपर का काम वही होता है, जैसे मान लो कि आप किसी ऑफिस में जाने वाले हो, पहली बार जा रहे हो ऑफिस में, और वो ऑफिस किसी 30 माले की बिल्डिंग में है, तो आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन से माले पे ऑफिस है, कौन से फ्लोर पे है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो जो बिल्डिंग के गेट के ऊपर वॉचमैन बैठा हुआ है उसको पूछ लोगे कि भाई ये ऑफिस कहां पे है। वो आपको बताएगा हाँ भाई 10वें फ्लोर पे चले जाओ, ये नंबर का ऑफिस है। तो आपको उसने गाइड कर दिया कि वो बड़ी बिल्डिंग है, और लेकिन आपको उसमें कहां पे जाना है। ये गेटकीपर का काम है, ये वॉचमैन का काम है। वही काम आपके ब्रेन में कौन कर रहा है? आपका थैलेमस। तो थैलेमस के बारे में ये पॉइंट है। फाइनली आ जाते हैं आपका लास्ट वाला पार्ट, फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन इज नोन एज हाइपोथैलेमस। दिस हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस वन डाउनवर्ड एक्सटेंशन। हाइपोथैलेमस में से एक डाउनवर्ड एक्सटेंशन बन रहा है। दिस एक्सटेंशन इज कॉल्ड इंफंडिबुलम। इस एक्सटेंशन को क्या बोलना है आपको? इंफंडिबुलम बोलना है। एंड टू दिस इंफंडिबुलम ओनली योर पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच। इसी इंफंडिबुलम को आपकी कौन सी ग्लैंड अटैच है? पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। जो आपके विल के कंट्रोल में नहीं है वो किसके कंट्रोल में है? हाइपोथैलेमस। एग्जैक्टली क्या क्या कंट्रोल करता है? ओके, तो सबसे पहले इट रेगुलेट्स होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस मतलब दो चीजें आती है इसमें। आता है आपका ऑस्मो रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड्स, 11th में पढ़ चुके हैं हम। दूसरी चीज यहां पे आती है थर्मो रेगुलेशन, कंट्रोल ऑफ योर बॉडी टेम्परेचर। आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। उसको मेंटेन रखने का काम आपका हाइपोथैलेमस कर रहा है। सेरेब्रम में भी टेम्परेचर है, यहां पे भी टेम्परेचर है, लेकिन दोनों में फर्क है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेरेब्रम का काम है कोई चीज ठंडी है गर्म है वो आपको बताना, और आपका बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम जो है वो कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। ओके, हाइपोथैलेमस also has the center for thirst, center for hunger, centers for satisfaction, okay, center for love, hate, anger, sleep, okay, उसके बाद sweating, okay, ये सारे सेंटर जो है, क्या क्या बोल रहा हूं मैं? ओके, ये होम्योस्टैसिस को कंट्रोल कर रहा है। दो एग्जांपल दिए मैंने, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन। उसके बाद आपको प्यास लग रही है, आपको भूख लग रही है, ये जो फीलिंग आती है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, ये ब्रेन के कौन से पार्ट से आ रही है? हाइपोथैलेमस। सैटिस्फैक्शन, आप किसी चीज से सैटिस्फाइड हो नहीं हो। ओके, फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ हेट, फीलिंग ऑफ एंगर, फीलिंग ऑफ स्लीप। ओके, उसके बाद स्वेटिंग। ये सारे सेंटर जो है दे आर ऑल लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं सबके सेंटर जो है वो ब्रेन के कौन से पार्ट में प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। तो सिंपल ये हो गया आपका थर्ड पार्ट दैट इज कॉल्ड डायनसेफेलॉन। वापस एक 2 मिनट में इसको रिवाइज कर देता हूं। डायनसेफेलॉन इज अ शॉर्ट एंड
नैरो पार्ट ऑफ द ब्रेन, ओके, लोकेटेड ऑन वेंट्रल साइड ऑफ कॉर्पस कैलोजम, उसके नीचे, एंड डॉर्सल साइड ऑफ मिड ब्रेन के ऊपर। हाइपोथैलेमस, सॉरी, आपके डायनसेफेलॉन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने। उसके जो रूफ है उसको क्या बोला? इपिथैलेमस। वॉल्स को बोला थैलेमाई, और फ्लोर को बोला हाइपोथैलेमस। ओके, इपिथैलेमस के अंदर 2 पार्ट है, पिनियल बॉडी एंड कोराइड प्लेक्सस। पिनियल बॉडी एंडोक्राइन ग्लैंड है, 2 हार्मोन बना रही है। ओके, वन इज सेरोटोनिन, सेकेंड वन इज मेलाटोनिन। सेरोटोनिन क्या कंट्रोल कर रहा है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेलाटोनिन कंट्रोल कर रहा है बायोलॉजिकल रिदम, स्लीप एंड वेक साइकिल। कोराइड प्लेक्सस सीक्रेट सीएसएफ। थैलेमस वॉल्स होते हैं, मेड अप ऑफ थिक मासेस ऑफ ग्रे मैटर। ये थैलेमस ब्रेन के हर पार्ट को कनेक्टेड है बाय वन सिस्टम कॉल्ड आरएएस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, एंड इट इज अ गेटकीपर ऑफ सेरेब्रम। Why? Because it activate proper part of the brain according to stimulus. Stimulus के हिसाब से ब्रेन के प्रॉपर पार्ट को वो एक्टिवेट करने का काम कर रहा है। ओके, उसके बाद क्या आता है आपका? फ्लोर। फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन इज नोन एज हाइपोथैलेमस। Hypothalamus produces one downward extension called infundibulum. To this infundibulum only what is attached? Pituitary gland is attached. And final point मैंने बताया, it controls involuntary activities, जिसके अंदर आता है आपका होम्योस्टैसिस, थर्मोरेगुलेशन आता है, ऑस्मोरेगुलेशन आता है, and all the centers, center for thirst, hunger, satisfaction, love, hate, anger, sleep and sweating. ये सारे के सारे सेंटर जो है they are all present in the hypothalamus, and here we complete the first part of the brain that is called forebrain. forebrain हमने खत्म किया है। अगला जो लेक्चर होगा हमारा, we are going to continue with the midbrain and hindbrain. दोनों हो जाएंगे एक ही लेक्चर में, डोंट वरी। ओके, लेकिन यहां तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। आई थिंक किसी को वॉइस क्लियर नहीं था, इंटरनेट का कुछ इश्यू होगा, चेक कर लो एक बार। यहां तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो फटाफट, चलो। हाँ पूछो विशाल, कल का भी होगा तो भी चलेगा। नानसी, आईक्यू को इंप्रूव कर सकते हैं डेफिनेटली, ओके, बाय प्रैक्टिस। और कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपके ब्रेन की खुराक होती है, हम बोलते हैं, तो वो चीजें अगर आप करते हो, जैसे आप चेस खेल रहे हो, ओके, वो कुछ क्यूबिक होते हैं, वो उसको सॉल्व कर रहे हो, आपके ब्रेन को आप बिजी रख रहे हो, कुछ ना कुछ उसको फीडिंग दे रहे हो, कुछ काम दे रहे हो उसको, तो डेफिनेटली ये इंप्रूव हो सकता है। ओके, लेकिन अगर आइडियल रखोगे ब्रेन को तो कुछ नहीं होगा, फिर उसको काम ही नहीं दोगे तो वो फिर उसके ऊपर कुछ लेयर जम जाएगा, ओके, काम करना बंद भी कर सकता है। जस्ट जोकिंग, ओके, लेकिन ब्रेन को खिलाते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ तो चलना चाहिए। चलो, बाकी के लोगों को कुछ डाउट्स नहीं है। लोकेशन नॉट अंडरस्टैंड, डायनसेफेलॉन। अरे शुभम, बहुत सिंपल है, ये आपका कॉर्पस कैलोजम है, उसके नीचे और मिड ब्रेन के ऊपर, उसमें अंडरस्टैंडिंग में क्या प्रॉब्लम है? कॉर्पस कैलोजम के नीचे मतलब वेंट्रल साइड ऑफ कॉर्पस कैलोजम, और मिड ब्रेन के ऊपर मतलब मिड ब्रेन की डॉर्सल साइड, वहां पे होता है डायनसेफेलॉन। तो आई थिंक शुभम समझ में आ गया होगा। यस शुभम, समझ में आया है? लोकेशन समझ में आ गया डायनसेफेलॉन का? रोहन को कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अक्षदा, when brain is preserved after death in CSF needed for keeping it moist, or it is not needed once the brain is out of the body? नहीं विशाल, कोई जरूरत नहीं है। ओके, अगर प्रिजर्व करना है तो हम उसको लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करेंगे, लेकिन उसकी एक लाइफ होती है। प्रिजर्व तो बहुत दिनों तक कर सकते हैं, ओके, क्रायो प्रिजर्वेशन का टेक्निक है -196 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर आपको उसको ट्रांसप्लांट करना है, ओके, तो सीएसएफ की जरूरत पड़ेगी, और बॉडी से बाहर निकालने के बाद एक कुछ स्पेसिफिक आवर्स का टाइम स्पैन है, उस टाइम में ही वो ट्रांसप्लांट हो सकता है। अगर नहीं होगा तो वैसे तो आप प्रिजर्व तो सालों तक कर सकते हो उसको, लेकिन वो बाद में किसी काम का नहीं रहेगा। अगर आपको कुछ स्टडी करनी है फर्दर उसके सेल्स को लेके, उसके जीन्स को लेके, तो उसके लिए प्रिजर्व कर सकते हो, लेकिन ट्रांसप्लांट के लिए करना है तो सीएसएफ की जरूरत पड़ेगी। ओके, चलो, और क्या क्या डाउट है बता दो जल्दी जल्दी।
ओमकार कुछ पूछ रहा है, व्हाट इज फोमिक्स? ओमकार फोमिक्स नहीं होगा, शायद फॉर्निक्स हो सकता है। ओके, फॉर्निक्स का मतलब होता है आर्क, इस तरह का स्ट्रक्चर, जो आर्क स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, शेप ऐसा होता है रफली। ओके, इन तरह के स्ट्रक्चर्स को फोमिक्स या फॉर्मिक्स ऐसा बोल सकते हैं, फॉर्निक्स बोलते हैं एक्चुअली। ओके, कहां पे पढ़ा होगा ओमकार, तो देख लो एक बार। किसके शेप के बारे में बात कर रहे हो शुभम? शुभम, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। सर शेप फिक्स होता है क्या? किसके शेप के बारे में बात कर रहे हो? रोहन सर, ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है ना? ऐसा कुछ नहीं है रोहन, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ओके, किया जा सकता है, ब्रेन ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। ओमकार को कोई डाउट नहीं है, क्या बात है। डायनसेफेलॉन, अभी देखो ऐसा मत इमेजिन करो कि ये डायनसेफेलॉन एक स्क्वायर बॉक्स की तरह है। मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको मार्क किया है वहां पे। ओके, तो एक्चुअली सिर्फ लोकेशन मुझे इंडिकेट करना था, इसलिए उस तरह दिखाया मैंने। कॉर्पस कैलोजम के नीचे मिड ब्रेन के ऊपर जो पार्ट है वो डायनसेफेलॉन है, तो पूरा ब्रेन का पार्ट है, ना तो वो सर्कल है, ना तो स्क्वायर है, ना तो रेक्टेंगल है, ना तो ट्रायंगल है। ओके, सिर्फ ऊपर के पार्ट को हिपोथैलेमस बोलते हैं, साइड के पार्ट को क्या बोलते हैं? थैलेमस, और नीचे के पार्ट को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। सो आई कैन से देयर इज नो शेप एक्चुअली। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ बोर्ड के ऊपर मैंने शो किया है। नहीं विशाल, ट्रांसप्लांट होने के बाद आईक्यू वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा वहां पे, क्योंकि ट्रांसप्लांट होगा मतलब उसके फोल्डिंग्स नहीं बदलने वाले हैं, या फिर गायराय सल्काई के पैटर्न में कोई चेंज नहीं होने वाला है। ओके, और क्या डाउट है पूछ लो फटाफट। ठीक है, चलो आई थिंक अभी किसी को कुछ डाउट्स नहीं है, तो आज के लेक्चर के लिए यहां पे रुकेंगे। यहां तक नोट्स कंप्लीट करो, अगला जो पार्ट है वो अगले लेक्चर में होगा। आज के लिए यहां पे हम रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।